सब्जेक्ट में टॉपिक पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस में जो टॉपिक हुआ टैक्स शिफ्टिंग आ गया, जो पिछला टॉपिक रह गया था उसको पूरा बचा हुआ था। आज मैं पुनः उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा। तो टॉपिक का नाम होगा कर विवर्तन। मित्रों दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट का उद्देश्य, द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, द एम हाउ गेन ऑफ रेवेन्यू, आय को उपार्जन करना है, आगम को पूरा करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट करती क्या है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर टैक्स लगाती है, कर लगाती है। तो कर लगाने से उसका प्रभाव तत्काल जिस पर पड़ता है उसको कराघात कहेंगे। कर का भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है, जिस फर्म पर पड़ेगा, जिस पर लगता है, तत्काल उसको जो कर का वहन करता बोझ, उसको हम बोलते हैं कराघात करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जब किसी व्यक्ति पर जो सरकार को कर देता है, चुकता करता है, वो सोचता है कि इस बोझ को आगे टाल दिया जाए, तो वह किसी दूसरे पर टाल देता है, टालने का प्रयास करता है। इसी प्रयास को हम कर विवर्तन बोलते हैं। इसे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स या टैक्स शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, कर विवर्तन का आशय है कर के में मौद्रिक भार को जब करदाता अपने ऊपर लगे बोझ को किसी दूसरे पर टालने का प्रयास करता है, इस प्रयास को ही कर विवर्तन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कर विवर्तन टैक्स शिफ्टिंग मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। द टैक्स शिफ्टिंग आर 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। पहला है मूल के माध्यम से कर विवर्तन, टैक्स शिफ्टिंग थ्रू द प्राइस, एंड सेकंड है अग्रगामी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, एंड थर्ड है कर पूंजीकरण टैक्स कैपिटलाइजेशन के नाम से। ये 3 प्रकार से किया जाता है। मूल के माध्यम से शिफ्टिंग थ्रू द प्राइस, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि किसी वस्तु के प्रोडक्शन पर कीमत को बढ़ाकर उसको लगा दिया जाए। दोस्तों मित्रों, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसी वस्तु के उत्पादन पर कीमत बढ़ाकर, जैसे ही कीमत बढ़ाती है वह तत्काल बोझ उत्पादन पर पड़ता है। एक उत्पादक उसको कैसे वापस लेगा, उनकी एक विवेकशीलता पर निर्भर करती है कि वह बढ़े हुए कीमत को, जो बोझ बियर करती है, उस बोझ को वो कैसे अपने ऊपर से दूसरे पर बोझ को डालने का प्रयास करता है। वो कीमत को बढ़ाकर वो पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। इस मत को समझाने का प्रयास प्रोफेसर मस्ग्रेव ने कहा था, और मस्ग्रेव के बाद इस मस्ग्रेव की विचारधारा को आगे फ्लो करते हुए प्रोफेसर आर.एन. भार्गव साहब ने कहा है। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कर का विवर्तन विनिमय की क्रिया के माध्यम से ही हो सकता है, अर्थात एक्सचेंज, द एक्टिविटी ऑफ चेंज। जब तक विनिमय नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तब तक कर का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, वो वस्तु महंगी हो गई, और महंगी हो गई और उसको अगर आप टालना चाहते हैं तो एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। अगर आपने सामान को बेचेगा नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा, आप आगे की तरफ किसी को नहीं देंगे, तो उसका विवर्तन कैसे होगा? तो भार्गव साहब ने कहा कि कर विवर्तन में विनिमयकार होना चाहिए। अगर विनिमय नहीं होगा तो टैक्स शिफ्टिंग नहीं हो सकता है, अर्थ के माध्यम से ही हो सकता है। अर्थात तभी होगा जब आरोपित वस्तु को बेची या खरीदी जाए। जब तक हम बेचेंगे या खरीदेंगे नहीं, तब तक कर विवर्तन नहीं हो सकता है। द सेकेंड एग्जांपल्स, उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, तो टैक्स दिया जाएगा और एक कर विवर्तन तभी होगा जब किसी दूसरे पर वह बेचकर या खरीद कर आगे पीछे करता है, तब टैक्स शिफ्टिंग के नाम से जाना जाएगा। मींस भार्गव ने कहा था the term shifting is universal, user refer to the process by which the money burden of pursuit along through price adjustment from the point of impact to the final resting place, जहां अंतिम रूप से वो रेस्ट करता है, रुक जाता है, कांचन हो जाता है, यानी चेंज होगा एक स्थान से दूसरे स्थान, एट लास्ट जहां पर फाइनली अंतिम रूप से वो रुक जाएगा, टिक जाता है, दैट इज नोन एज टैक्स शिफ्टिंग। प्रोफेसर मस्ग्रेव। कारापात के माध्यम से उन्होंने दोनों व्यक्तियों पर, अगर आपने
आगे की तरफ उसे अगर फैलने का प्रयास किया तो अग्रगामी होगा, और अगर पीछे की तरह अगर आपने माल बढ़ा हुआ कीमत को माल को अगर आपने नहीं लिया तो वही रह जाएगा या पीछे बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिगामी हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, मतलब पीछे होगा, प्रतिगामी उल्टा हो जाएगी। जब आप बड़ी हुई सामान को अगर हम नहीं लेते हैं तो प्रतिगामी हो जाएगी। तो टैक्स इक्विटी दो तरह से होता है, अग्रगामी और पक्षगामी। सेकेंड इन्होंने कहा कि देखिए इसमें दो चीज आती है। इन्होंने कहा कि कर विवर्तन और कर बंटन। देखिए दो पॉइंट इन्होंने बताया। कर विवर्तन मतलब कर एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी को देना पड़ता है। कराघात को करापात में परिवर्तन करते हैं। लेकिन कर बंटन दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक सिक्के में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कर वंचन में कर की चोरी होती है। कर वंचन में क्या होता है? कर की चोरी होती है, थिपिंग ऑफ टैक्स होता है। लेकिन कर विवर्तन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आगे और पीछे की तरफ बढ़ता है। तो कर वंचन में उससे सरकार की इनकम में लॉस होती है, लेकिन कर विवर्तन में गवर्नमेंट को फायदा होता है, चाहे प्रारंभिक व्यक्ति दे या एट लास्ट अंतिम व्यक्ति दे। इस प्रकार तीन प्रकार से, और पूंजीकरण जब गवर्नमेंट को लगता है कि हम किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा दें, या समझ लीजिए सपोज के लिए इसे टैक्स कैपिटलाइजेशन में होता है कि आप समझ लीजिए आपका जमीन है, इस जमीन को आप पट्टे पर ले रहे हैं या किराया पर ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये किराया हमको 10 लाख रुपया में हमको लेना है। 90 साल के लिए अगर गवर्नमेंट ने आपको पट्टा पर दे दिया, तो ये पट्टा पर जो आपने लिया है, तो अगर लगा कि 10 लाख 90 साल के लिए लिया है, तो ऐसा ना हो कि इसको पूंजी की वैल्यू कम कर दिया जाए और इसको हम कम लेकर के इसको ज्यादा में 90 साल तक हमको इंक्रीज करा करके हम फायदा ले लें। तीसरा पॉइंट टैक्स कैपिटलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों मित्रों बात आई कर विवर्तन के सिद्धांत। ये तीन प्रकार के सिद्धांत को बताया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ टैक्स। क्या है? केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रसारण का सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। केंद्रीकरण सिद्धांत में इस बात को बताया गया है कि जब गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति पर किसी वस्तु पर टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाने का उनका पहला सिद्धांत है प्रकृतिवादी का, हिडोक्रेट्स का था कि जो कर लगता है अंतत्वगतवा सब घूम-घाम करके अंतत्वगतवा वही खेती पर आता है, कृषि पर आता है। उनका कहना है कि कर का बोझ अंतत्वगत एटलास्ट कृषि वहन करता है। कौन वहन करता है? कृषि। और उन्होंने कहा कि कृषि ही एक उत्पादन का साधन है जो टैक्स को बियर करके, कर कहीं लगाइए एटलास्ट घूम-घाम करके यहाँ कहाँ आता है? कृषि पर आता है। तो सबका बोझ कौन वहन करता है? कृषि करता है। इसलिए कर विवर्तन का एक साधन क्या है? वो कर का बोझ होने वाला साधन कौन है? वो कृषि है। इस विचारधारा को देने का श्रेय प्रोफेसर प्रकृतिवादियों ने था। और प्रकृतिवादी ने कहा कि समाज में जिसको भी कर लगाया जाता है, जिस पर भी कर लगाया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अंतत्वगतवा घूम-घाम करके कहाँ आता है? कृषि पर आता है। इसलिए कर का जो देने का दायित्व होता है वो कृषि करता है, क्योंकि कृषि है वह वस्तु जिसका वो उत्पादन करता है। प्रकृतिवादी का विचारधारा था। इसमें प्रोफेसर उन्होंने कहा कि कृषि है, केने महोदय से उन्होंने बताया कि कृषि है जो कि कर के बोझ को सहन करता है, क्योंकि कृषि है जो अतिरिक्त उत्पन्न करता है और कृषि पर लगान दिया जाता है। इसलिए आधुनिक विचारधारा में प्रोफेसर केने हैं और टैलेंट महोदय हैं, टेलर महोदय हैं, टूरगोट महोदय हैं, इन्होंने अपना विचारधारा देने का प्रयास किया। इनका विचारधारा था कि जो टैक्स लगता है वो टैक्स का बोझ अंततः एट लास्ट में कहीं भी लगता है, सब एट लास्ट घूम-घाम कर कहाँ आता है? कृषि ही देता है, क्योंकि कृषि ही अतिरिक्त को उत्पन्न करता है। कृषि उत्पादन करते से लगान कृषि पर लगान लगती है। लेकिन इस विचारधारा को बताने में उन्होंने थोड़ा सा गलती किया, आलोचना किया गया, क्योंकि आप जानते हैं उत्पादन का रूप बदलना ही एक उत्पादन होता है। उत्पादन मतलब नहीं किसी का रूप बदल देना, वो भी उत्पादन कहलाता है। इसलिए ये मत कहिए कि कृषि ही उत्पादन देती है, सब उत्पादन हर तरफ से देता है। सपोज करिए लकड़ी के एक डस्टर है, तो डस्टर कहाँ से निकला? लकड़ी से निकला। तो लकड़ी से बना तो डस्टर ऐसे लकड़ी है, लकड़ी का रूप आकार परिवर्तन कर दिया, ये भी उत्पादन हुआ। लकड़ी से कई प्रकार के वस्तु को उत्पादन करते हैं, अतः टैक्स को जरूर नहीं खेती देगा, लकड़ी भी दे सकता है। इसलिए उनको विचारधारा गलत था प्रकृतिवादी की, इसलिए उनकी विचारधारा पर आलोचना की गई। क्या किया गया? प्रकृतिवादी के सिद्धांत पर कठोर आलोचना किया गया
और कहा गया कि नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का रूप आकार बदल देना भी उत्पादन के नाम से जाना जाता है, सृजन कहलाता है। अतः ये उनका कहना गलत था कि कृषि ही एकमात्र साधन है जो कर वसूल देती है, कर का बहुत करती है। सेकंड सिद्धांत है प्रसारण का सिद्धांत। इसका मेन विचारधारा को देने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर केनार्ड महोदय। और केनार्ड का कहना है कि प्रकृतिवादी का सिद्धांत उचित नहीं था, वो गलत था। उनको कहने का अलग है, क्योंकि इनका कहना है कि नहीं, कहीं भी कर लगा, इन्होंने दो वर्ग माना, समाज में दो वर्ग माना कि समाज में उच्च वर्ग और निम्न दो वर्ग होता है, और दो समूह जो भी लगता है चाहे कहीं भी आता है तो सबका वहन कौन करता है, समाज के लोग करते हैं, और सारे समाज का वहन ये दो वर्ग करते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और इनका कहना है कि संपूर्ण समाज को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को मानकर ना मान करके आप ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्ग माना, एक क्रेता और विक्रेता वर्ग माना, कि जो भी समाज में एक्टिविटीज होती है वो क्रेता और विक्रेता के माध्यम से होता है। उत्पादन करेगा कृषि के उत्पादक है, उत्पादन करेगा तो बेचेगा वो विक्रेता हुआ, और क्रेता जो उसको खरीदता वो क्रेता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हैंडल करते हैं, क्रेता ही विक्रेता है, विक्रेता ही क्रेता है। सपोज करिए कि आज मैं किताब का दुकानदार हूं, तो मैं किताब लेता हूं तो किताब का सेलर हो गया, लेकिन मैं जैसे ही आपके यहाँ दूध लेने गया तो मैं दूध का क्या हो गया, क्रेता हो गया। मैं गाड़ी बेचता हूं, गाड़ी का ऑनर हूं, मैं एजेंसी है तो मैं गाड़ी का सेलर हो गया, लेकिन अगर पेट्रोल लेने जाना होगा तो मैं क्या होगा, तो परचेजर ऑफ पेट्रोल यानी क्रेता हो जाएगा। तो पूरी समाज को उन्होंने बताया प्रोफेसर कौन, केनार्ड महोदय ने, कि संपूर्ण दो समाज बनाया, धनी वर्ग और अमीर वर्ग, या विक्रेता और क्रेता वर्ग। उन्होंने कहा कि पूरी समाज पर जो भी टैक्स लगता है यही दोनों समाज है जो पूरी कर को वहन करते हैं और देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स एक अनिवार्य अनुदान है तो सबको देना पड़ेगा। कि गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स नहीं देंगे, कर वसूल नहीं देंगे तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी कैसे चलेगी, गवर्नमेंट की सारी पहिया रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अतः दोस्तों मित्रों, गवर्नमेंट को कर देना अनिवार्य है, और कौन कर देता है, यही दो वर्ग होता है, क्रेता और विक्रेता वर्ग। दैट इज द प्रसारण सिद्धांत। एंड द थर्ड, इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि देखिए जिस प्रकार से केनार्ड महोदय ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से क्योंकि पूरी संपूर्ण समाज पर इन दोनों वर्ग का कब्जा होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो पूरी समाज को घटते कैसे, जैसे ब्लड में, शरीर में ब्लड है पता नहीं चलता है, एक ब्लड को कहीं चीड़ करके निकाल कर ब्लड निकाल नहीं मिलता है, लेकिन किसी नस से, लेकिन अगर पूरी ब्लड से अगर ब्लड निकाले किसी नस से तो पूरी शरीर में उसको प्रभाव हो जाता है। एक बूंद नहीं, दो बूंद नहीं, अगर 1-8 लीटर अगर ब्लड निकाल लेंगे तो पूरी समाज के मतलब पूरी समाज में पूरी शरीर के नस को फीलिंग हो जाता है, महसूस होता है, पूरी नस में फैल जाता है कि नहीं। या अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज काट दे तो पूरी नस के माध्यम से पूरी ब्लड में पॉइजन फैल जाती है। दैट इज सेम, जब गवर्नमेंट लगाती है टैक्स कि यही इसी दो वर्ग से, क्रेता और विक्रेता, सेलर एंड परचेजर वर्ग से पूरी समाज पर वह बोझ क्या हो जाता है, फैल जाता है। दैट इज नो द प्रसारण का सिद्धांत। क्लियर हो गया, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एंड द थर्ड, आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत कैसे जाना जाता, प्रोफेसर डाल्टन और सेलिगमैन महोदय हैं। इन सब का कहना है कि देखिए केंद्रीकरण सिद्धांत में इन्हें अपना विचारधारा दिया, और इनका विचारधारा यह है कि जब गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है, तो जब वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उनका उद्देश्य होता है केंद्रीकृत कर संग्रह करना, टैक्स को अपने पास इकट्ठा करना, रेवेन्यू को जनरेट कराना। और उनका यह होता है कि विवर्तन इस प्रकार से पड़े जहां हर वर्ग पर उसका प्रभाव हो। अगर अमीर पर पड़े तो सिर्फ अमीर नहीं, गरीब पर भी, पूरे फैमिली पर, पूरी समाज पर कर का बोझ पड़ना चाहिए। ये आधुनिक विचारधारा का दिन है। और इसमें मेन सेलिगमैन, डाल्टन और टेलर महोदय है। इन सब का कहना है कि जितने निकट हम कर विवर्तन के नजदीक रहेंगे उतना उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और इनका एक ये भी विचारधारा था कि गवर्नमेंट जब कोई कर लगाती है तो उनका भरसक प्रयास होती है कि कर विक्रेता पर लगाया जाए, जो विक्रेता तुरंत तत्काल हमको पेमेंट करे, चुकता करे, कर का बोझ को तुरंत वहन करे। अब क्रेता वो धीरे 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 पूरे समाज पर फैला दे, क्योंकि
गवर्नमेंट को तो लगता है कि तुरंत हमको इनकम को जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो कर को तुरंत विवर्त कर लेती है, लेकिन विक्रेता पूरे समाज पर धीरे 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 इस प्रकार से प्रभाव डालती है जो पता नहीं चलता है, और हर व्यक्ति एवरी पर्सन हैज पे टू द टैक्स फॉर आवर गवर्नमेंट, लेकिन पता नहीं चलता है कि वह कर कौन दे रहा है, किसके माध्यम से टैक्स लिया जा रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर व्यक्ति, समाज का हर वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, क्रेता और विक्रेता, हर व्यक्ति कर के बोझ का वहन करता है, करना चाहिए। और अंततः जब तक कर का विवर्तन तभी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और उसे किसी दूसरे पर टालने का नहीं प्रयास करता है, नहीं करेगा, तब तक कर का विवर्तन नहीं होगा। अच्छा, आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए, अगर विनिमय नहीं होगा तो कर का विवर्तन नहीं हो सकता है, कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़ेगा। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचारधारा है कि आप कर को आगे आप पीछे ले जाना है, विवर्त करना है, एक्सचेंज करना होगा, विक्रय क्रय करना होगा। नाउ थैंक्स। अब आगे आता है कर विवर्तन और कराघात प्रभावित करने वाले तत्व। दोस्तों मित्रों, दो चीजें हैं जो कराघात और करापात को प्रभावित करती है, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा कर विवर्तन होता है। सपोज करिए इसे हम निम्न चित्र के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चित्र में डी डिमांड कर्व है, क्या है? डिमांड कर्व है, ये मांग रेखा है, डी मांग रेखा और एस पूर्ति रेखा है। एस क्या है? सप्लाई कर्व है, पूर्ति रेखा है। ये दोनों कहां काटते हैं? एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे हैं, यानी फर्स्ट संतुलन यहां है, जहां वस्तु की, यहां पर लिख दिए, यहां है वस्तु की मात्रा और प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इधर लिखिए प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ, यहां वस्तु की कीमत लिख लीजिए, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ यस और डी एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। कीमत यानी कर लगने के पहले, बिफोर द टैक्स अलाउ, कर लगने के पहले यस और डी और एस रेखा दोनों किस पर काटते हैं? ई बिंदु पर, एफ बिंदु पर काटते हैं, जहां मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, और वहां ओटी वस्तु की मांग और ओपी कीमत है। अब वस्तु पर टैक्स लग जाता है, क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है। टैक्स लगते ही यानी कि ईएन टैक्स लग गया, कितना लग गया? ईएन टैक्स लग गया, यानी कर लगते ही वस्तु महंगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु महंगी हो जाएगी। और यह रेखा टैक्स शिफ्टिंग, कर विवर्तन नीचे से ऊपर। अब यस रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां गया? यस रेखा क्या हो गया? S1 हो गया। अब यस रेखा क्या हो गया? S1 कर लगते ही न्यू सप्लाई कर S1 हो जाएगा। तब टैक्स लगते ही वस्तु महंगी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहां था, अब यहां हो जाएगा। अर्थात कीमत लगते ही, टैक्स लगते ही कीमत पहले से महंगी हो जाएगी। पहले कीमत ओपी था, अब कितना हो गया? ओएल, यानी ईएन टैक्स है, क्या है? ईएन टैक्स लग गया। ईएन टैक्स लगते ही वस्तु महंगी हो जाएगी, पहले मांग कितना हो रहा था, अब मांग कितना हो रहा है? ओ आर के बराबर, यानी इतना घट गया, इतना घटा तो इतना वस्तु महंगी हो गई। अर्थात अब कीमत कितना हो गया? ईएन टैक्स हो गया है, ईएन टैक्स न्यू सप्लाई करनी हो गया, ऊपर आ गया, वस्तु महंगी हो गई। यानी पहले हम कीमत ओपी देते थे, अब कितना देंगे? ओएल के बराबर देंगे। क्या देंगे? ओएल देंगे। पहले कीमत ओपी था, अब बढ़ के कितना हो गया? ओएल हो गया। अर्थात ये बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? बढ़ा हुआ
क्रेता देगा और नीचे वाला कौन देगा? विक्रेता सप्लायर सहन करेगा। तो इस प्रकार से कर का विवर्तन होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सबको, क्योंकि आप लोग के लिए 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, यह आ रहा है। इतना ही नहीं है, पीजी पीटी तमाम वनडे एग्जाम में पब्लिक फाइनेंस में अर्थशास्त्र में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कर विवर्तन, टैक्स शिफ्टिंग, अग्रगामी पक्षगामी किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, आप सारे को देख लीजिएगा। अब ऊपर से कैसे होगा, नीचे कौन होगा, और ये कहा जाएगा कि क्रेता कितना बोझ बियर करेगा या विक्रेता कितना करेगा। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं जहां से आप बाहर हो सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे तो परीक्षा से नंबर कम पाएंगे। सो थैंक्स। आप अगर मेरे लेक्चर संतुष्ट हैं तो आप इसे लाइक कीजिए। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।